CET 10+2 की आज हम चौथी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका पेपर कोड 134 ये है। तो आज का पहला प्रश्न, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। ए 39वें, बी 40वें, सी 41वें, डी 44वें। जो कलराज मिश्र थे वो राजस्थान के 44वें राज्यपाल थे, ध्यान रखें। और इन्होंने जो कार्यभार संभाला था राज्यपाल का, वो संभाला था 9 सितंबर 2019 से। और ये जो कलराज मिश्र है, ये राजस्थान के राज्यपाल रहने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वर्तमान में जो 45वें राज्यपाल हैं वो हैं, ये हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये राजस्थान के 45वें राज्यपाल हैं, ध्यान रखें। इनका जो पद ग्रहण हुआ है, इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, वो 28 जुलाई 2024 को। और ये जो मूल निवासी हैं वो है औरंगाबाद जिले के फूलबरी, महाराष्ट्र के हैं ये रहने वाले। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी। तो ये था इनके बारे में, हरिभाऊ किशन राव बागड़े के बारे में। और ये 45वें राज्यपाल है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, वर्गमूल निकालना है। संख्या दे रखी है 16,129। तो वर्गमूल की सबसे बढ़िया ट्रिक होती है, वो होती है इस टाइप से निकाला जाता है वर्गमूल। 16,129 दो के जोड़े बनाए जाते हैं। अभी एक बचा, इसको एक से एक को गुणा किया तो एक, इसको घटा दिया, फिर 61 आ गए, ये 2 हो गए, 2 के पास 2 रख दिए, ये हो गए 44। यहाँ पर भी 2 रख लिए, पीछे रहे 13, इन दोनों को ले लिया, इस जोड़े को पूरा ले लिया, ये हो गए 24। और 24 के पास 7 रख लिए, 7 को 246 को 7 से गुणा किया तो ये रह गए 44, 61, सॉरी ये 17 रहेंगे, नहीं कि 13। तो 17, 29, 7 बार ये 7, इसका जो आंसर होगा वो होगा 127। ये सबसे आसान ट्रिक है। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, भी उच्च न्यायालय को, सी राज्य सरकार को, डी राज्य के महाधिवक्ता को। तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपना जो प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन हर वर्ष का, वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, ये ध्यान रखें। और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, केंद्रीय, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन करता है केंद्र सरकार को। और जो केंद्र सरकार है ये संसद के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखती है। और जो राज्य सरकार है ये रखती है विधानसभा के समक्ष, विधानसभा के समक्ष ये वार्षिक प्रतिवेदन रखती है। राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की, वो हुई थी 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 18 जनवरी 1999 को हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के, वो है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी चंदानी। और जो 2 अन्य सदस्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जो सदस्य है वो है न्यायमूर्ति रामचंद्र झाला,
और दूसरा जो सदस्य है वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार। तो ये था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। स्थापना 18 जनवरी 1999 को हुई और इसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये राज्य सरकार के समक्ष रखा जाता है, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, सॉरी, और राज्य सरकार है वो विधानसभा के सामने प्रस्तुत करती है। और यदि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है तो वो केंद्र सरकार के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा और केंद्र सरकार संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ए एएलयू, बी कंट्रोल यूनिट, सी असेंबलर, डी एंटीवायरस। तो जो असेंबलर है ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। इसका मतलब है कि जो ये असेंबलर है ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, मशीनी भाषा में बदलता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और दो प्रकार के असेंबलर होते हैं, ये भी ध्यान रखें, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। एक होता है सेल्फ असेंबलर और दूसरा जो होता है वो क्रॉस असेंबलर होता है। क्रॉस, ये दो प्रकार के असेंबलर होते हैं। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? एआई, बीई, ग्रे एसएन या एमओ। तो जो अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा वो करेगा ग्रे एसन प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न, 50 प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर n है वो 50 है, अंदर 50 प्लस 1 अपॉन 2, तो 50 इंटू 51 अपॉन 2, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1275 इसका आंसर होगा। ये फॉर्मूला याद रखें, प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ योग है उसका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अगला प्रश्न, यदि क्लॉक को 3, 4, 2, 3, 5 टाइम को 8, 6, 7, 9 से गुणित किया जाता है तो मोलेक के लिए कोड क्या होगा? तो C को 3, L को 2, 4, O को 3 और सॉरी O को 2 और C को 3 और K को 5 लिखा जा रहा है। अब अपन को यहाँ ध्यान देना है कि जो M है, M के लिए कौन सा कोड होगा? तो ये रहा M के लिए 9 कोड होगा। तो पहले लिखेंगे, सॉरी, M के लिए कोड होगा 7, तो 7 लिखा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद O है, O ये दे रखा है, इसमें तीसरा नंबर यानी तीसरा नंबर पर जो कोड है वो है 2, तो 2 लिखा जाएगा। उसके बाद है L यहाँ पर है, ये L का कोड है 4, तो 4 लिखा जाएगा। उसके बाद है E ये दे रखा है, E का कोड है 9, तो ये 9 लिखा जाएगा। फिर K का कोड है 5, ये दे रखा, ये तो 5, यानी 72,495 यानी बी आंसर। अच्छा प्रश्न था रीजनिंग का। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अवतरण के 50 गुजरती हैं। 72। ए मुख्य फोकस से, बी अपरिवर्तित, सी प्रकाशित केंद्र से, डी वक्रता केंद्र से। तो इसका जो आंसर हो गया वो होगा मुख्य फोकस से। और जो ये मुख्य फोकस होता है वो वह बिंदु होता है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जो लेंस होती हैं, जो उत्तल होती है, से गुजरने के पश्चात जो फोकसित होता है
उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त पद कब सृजित किया गया? काफी अच्छा प्रश्न है। ए 1992, बी 1977, सी 1982, डी 1973। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त पद है इसका जो सृजन किया गया था वो 1973 में किया गया था। तो यदि एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो ये किया गया था 3 फरवरी 1973 को। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी लोकायुक्त है, इसको इसकी जो सिफारिश है वो की थी भारत का जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने की थी। प्रशासनिक सुधार आयोग। और ये कब की थी? तो ये की थी अक्टूबर 1966 में। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि लोकायुक्त के लिए किसने सिफारिश की थी? तो भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी अक्टूबर 1966 में। और इस सिफारिश के बाद यही 3 फरवरी 1973 को राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त पद, जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 उसके तहत 3 फरवरी 1973 को ये पद सृजित किया गया। अगला प्रश्न है, fill up in the blanks with one of the correct options from the options given below. It is time they खाली जगह working on the project. A started, B start, C will और D A would start। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टार्टेड। ये जो इट इज टाइम है इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो ध्यान रख लें, आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि प्रश्न में इट इज टाइम दे रखा हो या इट इज हाई टाइम दे रखा हो, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दे रखा हो या इट इज अबाउट टाइम दे रखा हो, इट इज अबाउट टाइम, यदि ये प्रश्न में दे रखा है तो इसके साथ जो है इन तीनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वेयर का यूज होता है, ये ध्यान रखें, वेयर। और यदि इट वॉज टाइम दे रखा है, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम दे रखा है या इट वॉज हाई टाइम दे रखा है, इट वॉज हाई टाइम दे रखा है या इट वॉज अबाउट टाइम दे रखा है, इट वॉज अबाउट टाइम दे रखा है। यदि ये तीन दे रखे हैं, इट वॉज टाइम, इट वॉज हाई टाइम और इट वॉज अबाउट टाइम, तो इसके लिए प्रयोग होगा वो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रश्न क्या कह रहा है? इट इज टाइम, इट इज टाइम यानी इट इज टाइम, इसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड और वेयर का प्रयोग होता है। तो अगला प्रश्न, तो इसका ये आंसर होगा। चूज ऑफ द विच वर्ड्स विच आर नियरली अपोजिट, अपोजिट है, अपोजिट बताना है, विलोम शब्द ओपेक्टिव, ओपेक्टिव का जो मतलब होता है वो होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो अस्पष्ट का स्पष्ट होगा या पारदर्शी होगा। तो ए क्लाउडी, बी हेजी, सी ब्लड और डी ए ट्रांसपेरेंस। तो ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है स्पष्ट या पारदर्शी, पारदर्शी। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, यशोभिलाषा शब्द ने कौन सी संधि है? यशोभिलाषा, ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि या डी विसर्ग संधि। तो अब यशोभिलाषा है, इसकी जो संधि विशेष होगी वो होगी यश प्लस अभिलाषा,
ईसा प्लस अभिलाषा, तो इसका मतलब हुआ ये विसर्ग संधि है, डी आंसर। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो O होता है, ये ध्यान रखें। सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो O होता है। अगला प्रश्न, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अरस से संबंधित लोकोक्ति है। दाग लगाए लंगोटिया यार, बी थोड़ी पूंजी धनी को खाए, सी तेल देखो तेल की धार देखो, डी तेते पाप पसारिए जेती लांबी सौर। तो ये इसका आंसर होगा, तेते पाप पसारिए जेती लांबी सौर। इसका मतलब पाव उतने ही लंबे करने चाहिए जितनी चद्दर की लंबाई हो। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू विकल्प नहीं है? पावर पॉइंट व्यू का विकल्प पूछ रहा है। आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या स्लाइड शो व्यू। तो इसमें एक से अधिक विकल्प होने के कारण इस प्रश्न को जीनस बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न, एक थैले में 5:6, 7 से 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 रुपए हो तो 2 रुपए के सिक्के ज्ञात करने हैं। 2 रुपए सिक्कों का मूल्य बताना है। तो 2 रुपए सिक्कों का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो पहले जो सिक्के हैं वो कितने के हैं? 5 के सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के। किस अनुपात में है? तो 5:6 अनुपात 5:6 और 7 अनुपात 5, 6 और 7, इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो गए 25 रुपए, ये हो गए 12 रुपए और ये हो गए 7 रुपए। अब इसका जो जोड़ करेंगे हम, ये जोड़ होगी वो होगी 44 यानी 44। टोटल कितने हैं? 220 डिवाइड करेंगे 44 से और निकालने कौन से रुपए के हैं? वो निकालने हैं अपन को 2 रुपए के। 2 रुपए का अनुपात कितना है? 6 का। तो इसको 6 से गुणा कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये इससे 5 टाइम जाएगा। 5 × 6 यानी 30 आंसर होगा इसका। बिल्कुल आसान शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने, कुछ नहीं करना है। पहले पैसे दे रखा है, उन पैसों को उसके नीचे अनुपात ले लो, फिर उनका गुणा कर लो, फिर उनको आपस में जोड़ दो, फिर जो टोटल पैसे दे रखा है उस कुल जोड़ को उससे डिवाइड कर दो और जिस भी रुपए की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। तो ये 30 आ गया आंसर, 30। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, पैनगंगा निम्नलिखित में से नदियों पर क्या किसकी सहायक नदी है? पैनगंगा। अच्छा प्रश्न है। ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। जो ये पैनगंगा है ये गोदावरी की सहायक नदी, ध्यान रखें, गोदावरी। पैनगंगा का संबंध गोदावरी से है। अगला प्रश्न, एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या होगी? ये मैथ का सवाल है, हमने पहले भी आपको बोल रखा है कि मैथ के सवाल के लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? एक बार मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा, जो मैथ के जो अंकगणित के सवाल है वो हम यहाँ करवाएंगे आपको। बाकी जो सवाल है उसके लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे। तो अगला प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? ए सिस्टम प्रोग्राम, बी सर्वर प्रोग्राम, सी ब्राउजर प्रोग्राम, डी है वो सर्च इंजन। तो इंटरनेट पर जो विभिन्न प्रकार के जो वेब देखने में मदद करता है, वेबसाइट जो देखने में मदद करता है वो वेब ब्राउजर प्रोग्राम होता है। इसको वेब ब्राउजर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप। और ये जो वेब ब्राउजर होता है ये ऑनलाइन पेज को देखने के लिए उपयोग किया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। अगला प्रश्न, सीडीआर प्रकार की सीडी पर डेटा को ए सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, बी कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है,
सी सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार लिखा जा सकता है, डी सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कई बार पढ़ा तो जा सकता है लेकिन सिर्फ एक बार लिखा जाता है, बी आंसर। और ये जो होता है ये CD आर यानी CD रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है ये 12 सेंटीमीटर की होती है, ध्यान रखें 12 सेंटीमीटर की, और इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 650 MB की। काफी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ तो कितनी बार सकते हैं मगर इस पर लिखा सिर्फ एक बार जाता है, ये ध्यान रखें, केवल एक बार लिखा जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ए उत्तल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी समतल दर्पण द्वारा, डी अवतल लेंस द्वारा। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण से ही आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। 450 सेल्सियस आयरन, बी 45 डिग्री टीन, सी 150 डिग्री सेल्सियस कॉपर, और डी होगा 300 डिग्री सेल्सियस सिल्वर। तो इसका जो 86 का आंसर होगा वो होगा 450 डिग्री सेल्सियस आयरन। और ये जो हेबर प्रक्रम होता है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये हेबर प्रकरण है ये नाइट्रोजन व हाइड्रोजन इन दोनों से मिलाकर जो निर्माण करता है वो करता अमोनिया का। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण करता है हेबर प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है। ये उस समय के करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, ए अंतर्ध्यान, बी अंतर्दान, सी अंतर्दान, डी अंतर्दयान। तो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी अंतर्धान, ये शुद्ध शब्द, ध्यान रखें। ये प्रश्न हम आपको अलग से करवाएंगे 89 मैथ का। राजस्थान के हेमांग जायसवाल के खिलाड़ी हैं, ये भी उस समय के करंट का है। जो हेमांग जायसवाल है इनका जो संबंध है वो है जूडो से, ध्यान रखें, जूडो। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक अभिकरण से कालीबंगा का उत्खनन कार्य उत्तरदायित्व संभाला, यानी कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व किसने संभाला था। ए राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर, बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, सी डेक्कन कॉलेज पुणे, डी मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कालीबंगा का जो उत्खनन उत्तरदायित्व संभाला था वो संभाला था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। कालीबंगा जो सभ्यता है इसके बारे में कुछ फैक्ट बताएंगे हम आपको। ये हनुमानगढ़ में, पहली बात तो हनुमानगढ़। और एक प्रश्न और भी पूछा था कि हनुमानगढ़ के किस दिशा में है कालीबंगा। तो ये ध्यान रखना, ये उत्तर पश्चिम में, हनुमानगढ़ के सॉरी दक्षिण पश्चिम में, माई मिस्टेक, हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये कालीबंगा सभ्यता। और इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो किया था एलपी टेस्टोरी, एलपी टेस्टोरी, टेस्टोरी। और कब किया था, तो ये किया था 1951-52, ये प्रथम बार, ध्यान रखें। और दूसरी बार है वो किया था ये, तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इनके महानिदेशक थे अमलानंद बोस।
अमलानंद घोष, ये इनके महानिदेशक थे, इन्होंने उत्खनन किया था। और इनके बाद जब दोबारा उत्खनन इन्होंने खोज की थी द्वितीय बार, पहली बार तो की थी एलपी टेस्टोरी ने और द्वितीय बार की थी अमलानंद घोष ने। और जो कालीबंगा की जो सभ्यता की जो उत्खनन कार्य है, ये डेट भी पूछी जा चुकी है। उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 1969 तक कार्य चला, ये ध्यान रखें। अब किन किन के निर्देश में ये उत्खनन हुआ, ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो एक तो है बीबी लाल, ये भी उत्खनन करता थे, बीबी लाल। दूसरे थे बीके थापर, बीके थापर। और थे एमडी खरे, ये भी उत्खनन करता थे। एक थे के एम श्रीनिवासन, श्रीवास्तव, वास्तव। और एक थे एमपी, सॉरी एसपी, एसपी श्रीवास्तव। ये इतने सारे थे। प्रश्न एक बार ये भी बन चुका है कि कालीबंगा से संबंधित कौन सा उत्खननकर्ता संबंधित नहीं है, तो ये थे बीबी लाल ऑप्शंस में हो, बीके थापर हो, एमडी खरे हो, के एम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। सर्वप्रथम जो है वो एलपी टेस्टोरी ने 1951-52 में इसकी खोज की थी और पुनः खोज है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अमलानंद घोष ने की थी। और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1961 से लेकर 1969 तक चला था, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट काफी बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? ए कोटा, बी उदयपुर, सी अलवर, डी बीकानेर। तो ये जो अलवर है ये इसमें शामिल नहीं था। किसमें नहीं था? राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना। ये जो परियोजना है ये 1998 में लाई गई थी, 1998। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो है RUIDP। ये 1998 में लाई गई थी। और इसमें जो जिलों की संख्या थी प्रथम चरण में, प्रथम चरण में जो जिले थे वो थे, एक तो जयपुर था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दोबारा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा था बीकानेर, तीसरा था जोधपुर, चौथा था अजमेर, पांचवा कोटा और छठा था उदयपुर। यानी 6 जिले शामिल थे। अलवर नहीं है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है। इसके अलावा जयपुर है, अजमेर है, ये 2, और जोधपुर है, ये 3, और 3 ये, और ये 1998 में लाई गई थी। अगला प्रश्न, ये रीजनिंग का है, अलग से करवाया जाएगा आपको। तारकसी का आभूषण जेवर किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? ए नाथद्वारा, बी चित्तौड़गढ़, सी बाड़मेर और डी उदयपुर। तो ये तारकसी के जो आभूषण है ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। तारकसी का राजस्थान में 2 जगह काम किया जाता है, एक तो नाथद्वारा, नाथद्वारा ऑप्शन में हो तो जयपुर में भी किया जाता है। और तारकसी होती है, ये जो लकड़ी होती है ऐसे, इस लकड़ी के ऊपर तारकसी की जाती है। तो ये जो लकड़ी होती है ये किसकी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जो लकड़ी होती है ये शीशम की होती है, ध्यान रखें, शीशम की लकड़ी। अगला प्रश्न, मालपुरा करौली का मैदान भाग है, मालपुरा करौली का मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा प्रश्न है। ये लूणी बेसिन, बी संबल बेसिन, सी माही बेसिन या डी बनास बेसिन। तो इसका जो आंसर होगा, मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। अब जो ये मालपुरा करौली है इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानेंगे हम। जो मालपुरा करौली है ये पूरी मैदान का भाग है, ध्यान रखें, पूरी मैदान इसका भाग है।
और जो पूरी मैदान है ये गंगा के मैदान का भाग है, गंगा का मैदान। और पूरी मैदान में, ये जो पूरी मैदान है इसके जो दक्षिण में है वो मेवाड़ का मैदान है, दक्षिण में। पूरी मैदान के दक्षिण में कौन सा है? मेवाड़ का मैदान। और उत्तर में है वो मालपुरा करौली का मैदान है, उत्तर में मालपुरा करौली मैदान, उत्तर में। और जो ये उत्तर में, और ये जो मालपुरा करौली का मैदान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक फैक्ट है। इसको मालपुरा जो करौली का मैदान है इसको ए एम हेरॉन, ए एम हेरॉन, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखें आप। ए एम हेरॉन ने तृतीय तृतीय पेनी प्लेन का, तृतीय पेनी प्लेन, ये ध्यान रखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है कि किसको तृतीय पेनी प्लेन कहा जाता है, तो मालपुरा करौली के मैदान को कहा जाता है। किसने कहा? ए एम हेरॉन ने। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, ही इज नॉट खाली जगह ऑनरेबल मैन, ए एन बी द सी ए डी नॉट आर्टिकल, तो ऑनरेबल आ रहा है तो इसका आंसर होगा एन। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष, दृष्टि विमय तब उत्पन्न होता है जब ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, बी किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के आगे किसी बिंदु पर फोकसित होता है, सी नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, डी कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। तो दृष्टि दोष में जो दृष्टि वैमनस्य है ये तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति जो है वो गोलीय नहीं होती है, चपटी हो जाती है, तब ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है।